हेलो फ्रेंड्स, दिलखुश स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 6 के ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑल एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एनसीईआरटी की क्लास रामबाण साबित होगा, क्योंकि आजकल किसी भी एग्ज़ाम या सभी बिहार पुलिस, बिहार एसएससी में लगभग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल उठा लिया जाता है। इसी कारण आज से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे और एक ही वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर तब शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, अध्याय 1 है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्याएं बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीला होता है एवं कुछ जिनमें से कुछ चमकीला होता है एवं कुछ धुंधला होता है, जिनमें से कुछ चमकीला होता है, कुछ धुंधला प्रतीत होता है। मानो आकाश में हीरे जुड़ा है। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान में से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के किसके समान चमकता है? चंद्रमा के समान चमकता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीना में एक बार देख सकते हैं। सवाल मोस्ट वीवीआई है, एग्जाम में पूछ सकता है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीना में कितने बार देख सकते हैं। तो पूर्ण चंद्र को 1 महीना में लगभग 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। सवाल पूछ सकता है कि चंद्रमा को किस दिन देखा जा सकता है? पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन में इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं? दिन के समय में चंद्रमा को क्यों नहीं देख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को दिन में हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य में अत्यधिक प्रकाश है, जिसके कारण चंद्रमा नहीं दिखाई दे सकता है। और रात में जब सूर्य के प्रकाश कम हो जाती है या नहीं रहता है, तब चंद्रमा दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। सवाल पूछ सकता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकता है, उसे क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। एक गैसों से बना होता है। सवाल पूछ सकता है कि खगोलीय पिंड किससे बना होता है? तो ये गैसों से मिलकर बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सवाल पूछ सकता है कि खगोलीय पिंड के पास ऊष्मा एवं प्रकाश होता है? तो हाँ, होता है प्रकाश, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। इन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। मोस्ट वीवीआई सवाल है।
सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात में अनेक तारा चमकता है जो कि सूर्य के समान ही दिखाई देता है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। कुछ दूरी मतलब ऊपर जाने से वो सभी छोटी दिखाई देने लगती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। एक कल्पना करने वाला क्वेश्चन है कि जब जहाज ऊपर में उड़ता है तो नीचे से कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। सवाल यह कहता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। मोस्ट वीवीआई सवाल है। सवाल पूछ सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? तो एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि अर्थात 7 तारों का सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मोस्ट वीवीआई सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सवाल पूछ सकता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसके सहायता से करते थे? तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता था। सवाल पूछ सकता है कि उत्तर तारा से किस दिशा का ज्ञान होता था? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सवाल पूछ सकता है कि ध्रुव तारा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है या यहाँ से वहाँ जाते रहता है? तो यह एक ही स्थान पे रहता है। यह एक ही स्थान पे हमेशा रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। इसको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। मतलब कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वे तारों जब प्रकाशित होता है तभी वो प्रकाशित होगा, अन्यथा उसके पास कोई प्रकाश है ही नहीं तो कैसे प्रकाशित होगा। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। सवाल पूछ सकता है कि ग्रह के पास प्रकाश होता है? ग्रह के पास कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेटनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है? वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है? वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी ग्रह पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा पर देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब पृथ्वी से ध्रुव तारों के बारे में दिखाया गया है तो संकेत तारों यही है और उत्तर दिशा के ध्रुव तारे से उत्तर दिशा के बारे में ज्ञान होता है। अब रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाया जाता है। किस किस ग्रह के पास छल्ले पाया जाता है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई है। सबसे पहला है बुध। सूर्य यहाँ पे स्थित है, ये सूर्य है। उसके बाद सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। उसके बाद बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। अब मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद शनि ग्रह है। उसके बाद यूरेनस ग्रह है। उसके बाद नेपच्यून ग्रह है। अब इस सभी ग्रह को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है बुध ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण बुध 88 दिन में पूरा करता है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन में करता है? 59 दिन में करता है। किसको? बुध को। शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन कितना दिन में करता है? 243 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक परिक्रमण करने में 365 दिन लगता है पृथ्वी को, और सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाता है। पृथ्वी में चंद्रमा की संख्या कितना है? पृथ्वी में चंद्रमा की संख्या 1 है। पृथ्वी में चंद्रमा की संख्या कितना है? 1 है। अगला है मंगल ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में ही कर लेता है। और मंगल ग्रह में चंद्रमा की संख्या कितना है? मंगल ग्रह में चंद्रमा की संख्या कितना है? 2 है। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक होते हैं। ये चट्टान से बना होता है। ये सभी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह है और ये सूर्य से बहुत नज़दीक होता है और ये चट्टान से बना होता है। सवाल पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह किससे बना होता है? तो ये सूर्य के बहुत नज़दीक होता है और ये चट्टान से बना होता है। अगला है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको 11 साल 11 महीना अर्थात लगभग 12 साल लगता है। बृहस्पति ग्रह को एक परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटा 56 मिनट में ही कर लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीना में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में ही कर लेता है। और सवाल पूछ सकता है कि शनि ग्रह में कुल चंद्रमा की संख्या कितना है? तो शनि ग्रह में 53 चंद्रमा है। चंद्रमा की संख्या 53 है शनि ग्रह में। अगला है यूरेनस।
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में यूरेनस को 84 साल लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 56 मिनट में ही कर लेता है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको 164 साल लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में कर लेता है। और चंद्रमा की संख्या कितना है, तो 13 है। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसकी ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है और इसके अलावा भी 7 ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है और कुछ के पास अपना चंद्रमा नहीं है। अब पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल सूर्य 8 ग्रह, सूर्य और 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। सौर मंडल में सूर्य भी रहता है, 8 ग्रह भी रहता है, उपग्रह भी रहता है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड भी सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है जिसका खिंचाव बल सबसे अधिक सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है ना, सौर मंडल में सभी ग्रह एवं जितना भी सभी को प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी इससे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मोस्ट वीवीआई सवाल है जो कि ऑल एग्जाम में पूछा हुआ है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार पढ़ेंगे। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पहला है बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। इस सभी ग्रह मोस्ट वीवीआई सवाल पूछ सकता है कि बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमबद्ध तरीका से सजाइए कुल 8 ग्रह को। तो पहला होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये रास्ता कैसा होता है? ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार रूप में फैला होता है। इसे ही कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सवाल पूछ सकता है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम बताइए, तो उसका नाम है बुध। अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल इसे 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में। शुक्र को किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या भोर का तारा कहा जाता है, या सांझ का तारा कहा जाता है, या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सब शुक्र को ही कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है? तो वह शुक्र ग्रह का।
अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी 2006 से पहले प्लेटो भी एक ग्रह था। कुल ग्रहों की संख्या 9 था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यूबी 313 तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते थे पहले, लेकिन अभी नहीं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहते थे? पौराणिक रोमन, जब प्राचीन काल में जब रोमन कहानी होता था तो उसमें सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक शब्द लिखे। अब इससे कोई सवाल नहीं आता है। इससे मोस्ट वीवीआई सवाल आता है। क्या आप जानते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई सवाल पूछा हुआ सवाल, उसे खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोल पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सवाल पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री था। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सवाल पूछ सकता है कि किसने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित प्रकाश के कारण चमकती है? तो आर्यभट्ट ने कहा था, जो कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे प्राचीन काल के। विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने लगे थे। कौन? आर्यभट्ट। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सवाल पूछ सकता है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा ग्रह है। दूरी के हिसाब से पूछेगा तो यह तीसरा है, और आकार में पूछेगा तो यह पांचवा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। यानी भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल मतलब जीवन के लिए सभी कुछ, जीव, पानी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं जलवायु सभी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, सभी गैस पृथ्वी पर पाया जाता है। इन्हीं कारण है पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। यहाँ जीवन की उपस्थिति है। अंतरिक्ष देखने पर अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो काला दिखाई पड़ता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, पूछा हुआ है ऑल एग्जाम में। क्योंकि इसकी 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। सवाल पूछ सकता है कि अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी किस तरह दिखाई देता है? तो नीला रंग की दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पे पानी से ढका हुआ है। 71% पृथ्वी पर जल ही है, इसीलिए इन्हें नीला ग्रह कहा जाता है। अब पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। अब पढ़ेंगे।
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। मोस्ट वीआई सवाल है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रॉकेट परीक्षण, रॉकेट के पृथ्वी पर किस तरह से गिरा और उपग्रह अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश किया, उसके बारे में दिया गया है। अब कुछ क्या आप जानते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट वीआई है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वी में प्रकाश की गति की है कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में एनसीईआरटी डाटा के अनुसार 8 मिनट लगेगा। वैसे 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं पे 8 मिनट 20 सेकंड भी लेता है। अब मोस्ट वीआई सवाल है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहले चंद्रमा पे कदम किसने रखा था? सवाल पूछ सकता है कि वो था नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। कब? नील। अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। सवाल पूछ सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब चंद्रमा पर कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन और कोई भी गैस नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अगला है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर की छाया को देखा जा सकता है। पृथ्वी की छाया को चंद्रमा पर पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। अगला है क्षुद्र ग्रह। मोस्ट वीआई है क्षुद्र ग्रह। तारों और ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। सवाल मोस्ट वीआई सवाल है। बहुत एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुआ है। अगला है, अब उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। सवाल पूछ सकता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। कौन? उल्कापिंड। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे
धरातल पर इतने गड्ढे बन जाते हैं, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों खुले आकाश में एक समूह और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, लाखों तारों का समूह है, लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का ही है भाग है। अगला है हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सवाल पूछ सकता है कि सौरमंडल किसका एक भाग? आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी। सवाल पूछ सकता है कि प्राचीन काल में आकाश गंगा की कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस सवाल पूछा हुआ सवाल है कि आकाश गंगा किस किस का प्रणाली है? तो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। मोस्ट वीआई सवाल है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। इसको आगे देखेंगे। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके बारे में संबंध हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा ही है। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पृथ्वी सबसे ब्रह्मांड के अंदर कौन आता है? ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा आता है। ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा के अंतर्गत सौरमंडल, आकाश गंगा के अंतर्गत सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर पृथ्वी आता है। पृथ्वी के अंदर हम लोग आते हैं। सबसे बड़ा सौरमंडल है। क्रम के अनुसार पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा के अंदर सौरमंडल के अंदर पृथ्वी के अंदर हम लोग आते हैं। सभी जीव जंतु जितने भी है वह पृथ्वी के अंदर आता है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ संबंध बता सकते हैं? पृथ्वी पर कौन सा है? पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का भी एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ी स्थिर विचार कीजिए कि लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? सबसे लास्ट में स्थान है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जो भी बताया गया है कि जो कि ऑल एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भी फैक्ट बताया गया सबसे पहले आप उसको याद रखिए। उसके बाद अब क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है उसको आंसर में जो होगा उसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर ख़त्म होगा। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसका संक्षेप में जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? सवाल पूछ रहा है ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो ग्रह क्या है? पृथ्वी पर जितना भी सब है ये ग्रह है। और तारा, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यही हो गया इसका, इसके बारे में यही है। और सौरमंडल से आप क्या सब पृथ्वी पर जितने ग्रह है सभी ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तभी बताया गया है जो कि चैप्टर में सूर्य के दूरी के अनुसार से पहला ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून है। उसके बाद पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राणी जीवित रहने के लिए सब कुछ, ऑक्सीजन, सभी गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे सभी जीव जंतु पाया जाता है। इसके अलावा कहीं भी जीव जंतु कोई भी ग्रह पर नहीं पाया जाता, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं? जब पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो यहाँ से एक ही भाग दिखाई देता है। अगला है ब्रह्मांड क्या है? अभी भी तुरंत बताया गया है कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा के अंदर सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्गत मानव आता है।
सब क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए। अब है ऑब्जेक्टिव कुछ दिया हुआ है जो कि ऑल एग्जाम में के व्यू से मोस्ट वीवीआई है ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है। पहला है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सवाल पूछ रहा है पृथ्वी के किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। क्या बृहस्पति ग्रह को, क्या शनि ग्रह को, क्या शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है और सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला सवाल है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा। सवाल पूछ रहा है सूर्य से तीसरा नज़दीक का कौन सा ग्रह है। क्या शुक्र ग्रह है, क्या पृथ्वी है, क्या बुध है। तो सूर्य से तीसरा ग्रह वो पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन है? सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। आकार में पृथ्वी का 5वां स्थान पे, आकार में पूछेगा तो 5वां स्थान है। मोस्ट वीवीआई सवाल है। अगला सवाल है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है। सवाल पूछ रहा है सभी ग्रह जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाता है। तो क्या वो पथ वृत्तीय पथ है, क्या आयताकार पथ है, क्या दीर्घवृत्ताकार है। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है सभी ग्रह। अगला सवाल है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। क्या दक्षिण का ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उत्तर का, क्या पूरब का। तो ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, पूछा हुआ एग्जाम में है। अगला सवाल है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या शनि और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, पृथ्वी और मंगल के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह मोस्ट वीवीआई सवाल है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अब है खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न है। सवाल है डैश डैश का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अभी सवाल दिया हुआ है तारों की एक भौत प्रणाली को क्या कहा जाता है। पृथ्वी के करीब कौन सा ग्रह है, अब इसके बारे में। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा, अब इसके बारे में बताना है। ग्रह के पास अपनी प्रकाश और रोशनी नहीं होती है, अब इसके बारे में आपको कमेंट में आंसर देना है। सबका आंसर ऊपर में बताया गया है, अब इसके बारे में बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए सभी ग्रह के बारे में दिया हुआ है। पृथ्वी यहाँ पे है, उसके बाद पृथ्वी के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। सभी क्रम में दिया हुआ है। सबसे नज़दीक का ग्रह पूछेगा तो बुध है। पृथ्वी का स्थान पूछेगा तो पृथ्वी के स्थान है तीसरा, क्रम के अनुसार तीसरा ग्रह है और आकार में पूछेगा तो 5वां ग्रह होगा। उसके बाद है सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे दूर का ग्रह पूछेगा तो नेपच्यून है, सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। बस इतना ही इस चैप्टर के में दिया हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे लंबा सूर्य से सबसे छोटा, सबसे लंबा सूर्य को कहा, सबसे छोटा चंद्रमा को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल लगभग लंबाई वाले हैं। यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति पहले चारों ओर लंबे थे लेकिन सूर्य से छोटे हैं ये सब। बस इसके बाद अगला चैप्टर है। बस इतना ही आज के इस क्लास में, जो कि चैप्टर ख़त्म हो गया है एक ही वीडियो में।
एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट। अब इसको अच्छा से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सौरमंडल में पृथ्वी, आज की क्लास में इस सौरमंडल में पृथ्वी अध्याय 1 जो कि क्लास 6 का ज्योग्राफी है ख़त्म हो गया। अगला अध्याय में क्लास नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे, जो कि एक ही क्लास में उसको अभी ख़त्म करेंगे।